Hello everyone. Today I am going to teach you about the education system in our India. इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी के लिए भी और डिफरेंट कोई भी आपको टॉपिक देखा जाता है तो एजुकेशन सिस्टम पे आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारी कंडीशन कैसी है। आप सभी लोग इससे इन्वॉल्व रहे हो, अभी तक जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया है एजुकेशन सिस्टम में स्पेंड किया ही है आपने, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या इश्यूज़ है, कैसे गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक बेसिक नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें आपके एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहले तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें हम पढ़ने में इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसलिए ज़रूरी है कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में ये आपको थोड़ा सा हेल्प करता है, क्योंकि आपकी अगर उसकी बात करते हैं, ऐसे टॉपिक की बात करते हैं, तो ऐसे में ये हर साल लगभग इसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कोई ना कोई टॉपिक ऐसा आता ही है जिसमें आपका एजुकेशन सिस्टम इन्वॉल्व होता ही है। अगर 2019 की बात करते हैं तो उन्होंने पूछा है नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर द रीजन फॉर इट्स बैकवर्डनेस। तो डायरेक्टली उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से आपका वर्क करता है और किस तरीके से फंक्शन करता है। तो ये उन्होंने डायरेक्टली पूछा हुआ है यहाँ पे। और उसके पीछे रीजन पूछा कि 70 साल में आपका जो इंडिया है बैकवर्ड रहा है। 70 साल हो गए हमको यहाँ पे इतना टाइम दिए हुए, 70 साल के बाद में भी हम लोग बैकवर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर को और एजुकेशन को निगलेक्ट किए हैं, ये भी मेजर रीजन रहे हैं हमारे बैकवर्डनेस के बारे में। तो जब आपको एजुकेशन के बारे में डिटेल में पता होगा कि हमारे एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, तभी आप इस एशे को आराम से ईजिली 1000 से 1200 वर्ड तक आराम से लिख सकते हो। ठीक है, 2018 में जो उन्होंने टॉपिक पूछा था, अ गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये फिलोसफिकल आपका ऐसे है, बट इसमें आपका जो नॉलेज वाला पार्ट है वो आपका एजुकेशन से इंक्लूड हो जाता है। और एक गुड लाइफ जीने के लिए डेफिनेटली आपको नॉलेज की जरूरत होती है और आपके गाइडेंस वहीं से मिलता है, जिसकी वजह से आप अपने डिसीजन इजीली ले सकते हो और अच्छे से अपनी लाइफ के बारे में और अच्छा सोच के उसको और अच्छा बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम। तो डायरेक्टली यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंस पूछा है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, नेशन बिल्डिंग एंड एक ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करने के लिए किस तरीके से आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एजुकेशन, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, बहुत बार उन्होंने ये सारी चीज़ें पूछी हुई है। आपके ऐसे में तो स्पेशली पूछते ही रहता है। ठीक है, ऐसे में कुछ ना कुछ टॉपिक आता ही रहता है जो पूछते रहते हैं। इसके अलावा आपके GS2 में स्पेसिफिक मेंशन है एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने ये पूछा है, उस GS2 में जो टॉपिक मेंशन है, इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पे स्पेशली उन्होंने एजुकेशन को मेंशन किया हुआ है GS2 टॉपिक में, इसलिए GS2 में आपको ये पढ़ना होता है एक्सक्लूसिवली। बट इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर आप देखें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट GS3 में भी आपका एजुकेशन सिस्टम आता है, GS1 में सोशल इश्यूज वगैरह के लिए भी आपका आता है, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सब इश्यूज में भी आपका एजुकेशन सिस्टम आता ही आता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कैसे होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है आपका एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम सिर्फ आपको ये नहीं है कि आपके कैरियर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा आपके लाइफ में कोई भी डार्कनेस होती है उसको रिड्यूस करने के लिए आपकी एजुकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए बोला गया है, कोट बोला गया है, एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट। तो लाइट आपकी लाइफ में एजुकेशन सिस्टम ही लेके आता है, जिसकी वजह से आपके एनलाइटमेंट होता है, आपको नॉलेज पता चलती है और आप अपने लाइफ के लिए अच्छे डिसीजन ले सकते हो और इवन दूसरों की लाइफ भी बेहतर बना सकते हो। अगर आप IAS ऑफिसर बनते हो तो आप दूसरे की लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस ला सकते हो बाय योर ओन एजुकेशन। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ नहीं दूसरों की लाइफ भी बहुत अच्छा बना सकते हो अगर आप प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लेते हो। ठीक है, अपना एक बेसिक एजुकेशन का मेजरमेंट होता है जो हर कंट्री मेजर करती है कि उसका एजुकेशन लेवल कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक जो बेसिक होता है, सबसे बेसिक होता है वो लिटरेसी रेट। ठीक है, हर एक कंट्री में लिटरेसी रेट कंसिडर किया जाता है कि उसका लिटरेसी रेट कैसे है, और हाई लिटरेसी रेट शो करता है कि उसमें वहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है। इसका बेसिक जो डिफिनीशन है अपने इंडिया में ये है कि कोई भी पर्सन अगर 7 साल का है, एनी पर्सन जो 7 साल या उससे ऊपर का है और उसको किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना आता है, ठीक है, उसको लिखना और पढ़ना आता है, तब उसको हम लिटरेट पर्सन बोलते हैं। मतलब उसको हम लिटरेट पर्सन बोलेंगे और लिटरेसी रेट में उसको काउंट किया जाएगा कि हाँ वो लिटरेट है।
ठीक है। कोई भी एक लैंग्वेज में जिसको वो अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके उसमें लिखता है और रीड करता है, तब उसको हम लिटरेट पर्सन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका स्टेटस देखते हैं अपने इंडिया में किस तरीके से स्टेटस रहा है। अगर हम स्टेटस की बात करें तो हम लोग जब आज़ाद हुए थे उस टाइम पे आपका जो लिटरेसी रेट था वो हार्डली 18% था, ठीक है। जो आपका लिटरेसी रेट था वो हार्डली 18% था। टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 18 लोग ऐसे थे जो किसी भी लैंग्वेज में, जितनी भी लैंग्वेज है किसी भी लैंग्वेज में रीड कर सकते थे, राइट कर सकते थे, सिर्फ 18 लोग ऐसे थे। तो सोचिए कि जो 82 लोग थे उनको ना रीड करना आता था ना राइट करना आता था। तो डेफिनेटली हमारा उस टाइम पे एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और उसमें अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन सिर्फ 8% फीमेल्स थी, 8.86% इतनी फीमेल्स थी इनको लिखना और पढ़ना आता था किसी भी एक लैंग्वेज में, और मेल्स में सिर्फ 27% थी। ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता गया है, और अभी हम बात करें तो लगभग हमारा 74% पॉपुलेशन जो है, मतलब अभी भी 36% लोग, 36 आउट ऑफ 136 लोग जो है इनको न पढ़ना लिखना किसी भी लैंग्वेज में नहीं आता, बट फिर भी 74 इज क्वाइट हाई, जिसमें हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हमने ग्रोथ किया है। बट अभी भी अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो मेल्स में जहाँ 82% लोग लिखना पढ़ना जाते हैं, लिटरेट हैं, वहीं फीमेल्स में सिर्फ 65% ही लोग फीमेल्स आपकी लिटरेट है। तो ये जो जेंडर गैप है 16% तक मेंटेन हुआ है। 16% आपका अभी भी जेंडर गैप है। पहले देखा जाए तो 26-24 का जेंडर गैप रहता था, ये रिड्यूस होकर 16 का पहुंचा है। इसको और रिड्यूस करके 0 तक पहुंचाना है हमें, ठीक है। जेंडर पैरिटी के लिए जरूरी है कि ये सारे के सारे हटाया जा सके, हटाना है हमें, और सब कुछ रिमूव करेंगे तभी हमारे जेंडर का एम्पावरमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस कोड को देखें तो इससे हमें लिटरेसी का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। लिटरेसी इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप। एक मिजरी कंडीशन से अगर होप की कंडीशन में जाना है तो आपको लिटरेसी वो ब्रिज प्रोवाइड कराता है मिजरी टू होप पहुंचाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले कंडीशन देखें विदाउट लिटरेसी तो हमारी कंडीशन बहुत वीक थी। चाहे हम अगर देखें अपने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी हम लोग इलिटरेट थे, इसीलिए आप हमारे ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक आराम से हमारे ऊपर राज कर लिया, ठीक है। बट हम जैसे जैसे लिटरेट होते गए वैसे वैसे हमारी होप इंक्रीज होती गई, हम लोग अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फाइट करते रहे, और उसी होप की वजह से हम लोगों ने अपना फ्रीडम स्ट्रगल अचीव किया। तो डेफिनेटली लिटरेसी जो होता है वो एक तरीके से हमें ब्रिज की तरह काम करता है अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। बट क्या लिटरेसी सफिशिएंट है एजुकेशन के लिए? इस पे जो गांधी जी के व्यूज है उसको हम देखते हैं। गांधी जी ने बोला था कि लिटरेसी इज नॉट द एजुकेशन, नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, नॉर इवन बिगनिंग, ठीक है। उन्होंने बोला कि लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ द एजुकेशन नॉर इवन बिगनिंग, मतलब ना ही एजुकेशन की बिगनिंग है लिटरेसी और ना ही इसका एंड है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम किसी की एजुकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ लिटरेसी से आएगी, मतलब अगर उसको किसी एक लैंग्वेज के पढ़ना लिखना आ गया तभी हम उसको बोलेंगे वो लिटरेसी है, ना ही आपका वो एजुकेशन, मतलब पढ़ना लिखना अगर आ गया किसी एक लैंग्वेज को तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो एजुकेशन हो गई, पूरी हो गई, चलो खत्म करता है, ठीक है। तो लिटरेसी इज नॉट द एग्जैक्ट मेजर ऑफ एजुकेशन, बट यस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर जहाँ पे एजुकेशन को दिखाता है, बट नॉट द रियल मेजर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि वो लिटरेट नहीं होते, पढ़ना लिखना नहीं जानते, बट उनके पास में समझदारी बहुत अच्छी, विजडम बहुत अच्छा होता है जो वो एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। तो वो भी एक तरीके से एजुकेशन ही होती है जो उनको मिलती है, ठीक है। तो ना ही वो एक बिगनिंग होती है ना ही वो एंड होता है आपका जो लिटरेसी होती है। तो ये एक बहुत ही रोल प्ले करता है, आपका एजुकेशन का स्टैंडर्ड तो शो करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसा इंपॉर्टेंट है कि जो एजुकेशन के रियल वैल्यू दिखाए कि हाँ वो जो लोग जहाँ पे लिटरेसी 100% है वहाँ के सारे पर्सन लिटरेट है, दैट इज नॉट सारे पर्सन एजुकेटेड है, ऐसा कोई रियल मीनिंग नहीं आता है इससे, ठीक है। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ, अगर इसको डिस्कस करते हैं तो हमारा जो एंशियंट टाइम पे था, आप लोगों ने सबने इसको पढ़ा होगा सुना होगा करके, गुरुकुल सिस्टम होता था। उस टाइम पे अपना गुरुकुल सिस्टम होता था। गुरुकुल में क्या होता था, गुरु होते थे, उनका एक रहने का स्थान होता था जहाँ पे जो स्टूडेंट होते थे गुरु के पास रहते थे और वहाँ पे सारा एजुकेशन अपना नॉलेज गेन करते थे। ऐसा जैसे अभी सिस्टम हम देखते हैं कि अपने घरों से हम लोग स्कूल चले जाते हैं, फिर वहाँ पढ़ते हैं, फिर वापस घर आते हैं, ऐसा सिस्टम नहीं होता था। वहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो रेजिडेंशियल स्कूल होते थे, रेजिडेंशियल स्कूल होते थे। वहाँ पर रहने खाने का सब कुछ, सारा काम वगैरह करने का सारा कुछ वहीं मिलता था, ठीक है। जैसे हम लोग अभी हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल वाला जो सिस्टम था वो वहाँ पे परमानेंट होता था फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। जब तक फुल एजुकेशन नहीं होती थी तब तक वहाँ पे उस पर्सन को रहना पड़ता था, ठीक है।
तो रेजिडेंशियल सिस्टम वाला या हॉस्टल सिस्टम वाला सिस्टम पहले उस टाइम पे होता था। जैसे अभी हम स्कूल से हम लोग अप डाउन करते हैं घर से, वो वाला सिस्टम वहाँ पे नहीं था। एक बार आपका गुरु के घर पे पहुँच गए तो पूरी शिक्षा लेने के बाद ही आप वहाँ से आएंगे, ठीक है। तो घर में आप गुरु के घर में रहते थे और गुरु का सारा काम वहाँ पे करते थे। बट इसमें एक इशू था। इसमें इशू क्या था कि गुरुकुल सिस्टम में उन्हीं लोगों को पढ़ने को मिलता था जो इलाइट फैमिली से बिलोंग करते थे। राजा वाजा जो हो गए, सामंत के बच्चे हो गए, वही लोग आपके गुरुकुल सिस्टम में पढ़ सकते थे। इसमें आपने कहानी सुनी होगी इनकी, जिन्होंने अंगूठा काट के दे दिया था अपने द्रोणाचार्य जी को, ठीक है। तो वो इसीलिए उन्होंने नहीं पढ़ाया गया था क्योंकि वो लो कास्ट से बिलोंग करते थे। तो जो अपर कास्ट के जो लोग थे उनको तो गुरुकुल सिस्टम में एजुकेशन प्रॉपर्ली मिलती थी, बट जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो लोअर स्टेटा के ग्रुप थे, उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी। तो ये फ्यू लोगों के लिए भी था, के लिए अवेलेबल था, और इलाइट लोगों के लिए अवेलेबल थी ये सिस्टम, ठीक है। फिर ये कंटिन्यूसली आपके एंशिएंट टाइम तक रही। वहाँ पे भी आपके लिमिटेड लोगों को एजुकेशन मिलती थी, सभी के लिए अवेलेबल नहीं था एजुकेशन सिस्टम। फिर अंग्रेज के टाइम में मैकाले जी जो थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, और साथ में उन्होंने ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोला कि हमें अगर एजुकेशन को प्रमोट करना है तो सिर्फ ऊपर के लोगों को पहले आप एजुकेट कीजिए। जब वो लोग एजुकेट होंगे तो धीरे धीरे वो नीचे के लोगों को भी एजुकेट करेंगे, नीचे के लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं कि ऊपर के लोगों को पहले आप बेनिफिट दीजिए, वो धीरे धीरे नीचे भी आपके पहुंचेंगे, ठीक है। धीरे धीरे वहां निकल के नीचे लोगों के पास पहुंचेंगे। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाद में देखा गया कि ऐसा नहीं हो रहा है। ऊपर के लोग पढ़ रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है, बट उन लोगों को बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है जो नीचे के लोग हैं, ठीक है। तो इसके लिए वुड्स जी जो है उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम का नया क्राइटेरिया दिया कि हमें प्राइमरी लेवल पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सबको एजुकेशन मिले। तो वुड्स का जो डिस्पेस था उसको हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, ये सारा का सारा वुड्स के बनाया हुआ है। उन्होंने बनाया था इसके बारे में डिटेल में, और उसी को इम्प्लीमेंट आज तक किया जा रहा है। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किए हुए बट चेंजेस लेके आए हैं, बट बेसिक जो प्रोवाइड कराया था वुड्स ने प्रोवाइड कराया था। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोठारी कमेटी एंड सुब्रमण्यम कमेटी आई थी। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भी आई थी। 1986 की लास्ट थी, अभी रिसेंटली उसको चेंज करके आपकी 2020 वाली एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ है। 2020 में क्या चेंजेस आए थे उसको हम इसमें सारे नहीं कंसीडर करेंगे, बट थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्कस करूंगा कि 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस लेके आए हैं, ठीक है। अपने इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, जो वुड्स ने पहले सबसे पहले उसको अडॉप्ट किया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली आपका रहा है, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर है, तो पहला स्ट्रक्चर जो अभी तक था, अभी तक जो चलता आ रहा था आपका एजुकेशन सिस्टम, वो ये था कि आपका स्टार्टिंग में प्री प्राइमरी आता था, प्री प्राइमरी आता था, उसके आपका प्राइमरी या जूनियर जिसको बोलते हैं वो आता था। ये आपका 10 साल तक होता था, मतलब क्लास 10 तक, क्लास 1 से क्लास 10 तक का ये आपका रहता था। 10+2 जिसको बोलते हैं वो सिस्टम आपका पहले था। 10+2 वाला सिस्टम जो था वो अभी तक चलता आ रहा था कि क्लास 10 तक आप पढ़ोगे, फिर 10 के बाद में आपके बोर्ड होंगे, फिर 2 ईयर्स के बाद पढ़ने के बाद बोर्ड होंगे, फिर आपकी हायर एजुकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। हायर एजुकेशन स्टार्ट होगी जिसमें आपका पीजी, यूजी, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसी को चेंज किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने क्या चेंज किया है, उसमें उन्होंने प्री प्राइमरी को भी इंक्लूड किया है, और इस वाले 10 ईयर्स को उन्होंने चेंज किया है इस तरीके से 5, 3, 3 और 4 के उसमें। तो 5 + 3 + 3 + 4 का उसमें, इस 5 में उन्होंने स्टार्टिंग के 2-3 साल जो है वो आपके प्री प्राइमरी वाले इंक्लूड किए हैं, जो पहले आपके एजुकेशन में नहीं इंक्लूड किए जाते थे, उनको इंक्लूड नहीं करते थे, उस पर उतना फोकस नहीं करते थे, ठीक है। पर इस बार उन्होंने प्री प्राइमरी को भी इंक्लूड किया है, साथ में 2 ईयर्स आपके जो स्टार्टिंग के क्लास 1 क्लास 2 थे वो उसको इंक्लूड किया है, 5 को। इस स्टेज को, जो पहली स्टेज है, इसको उन्होंने बोला है कि फाउंडेशनल स्टेज है, ये आपकी फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है। ये आपके फाउंडेशन स्टेज, ये बिल्कुल बेसिक बताती है, एक किसी भी बच्चे को बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए वो फाउंडेशनल स्टेज में उसको मिलता है। उसके बाद 3 जो साल है वो क्लास 3, 4, 5 ये आता है, 3, 4, 5 ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये क्लास 2, 3, 4, इसमें क्या करेंगे, आपको प्ले करेंगे, डिस्कवरी कराएंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे, और इंटरैक्टिव क्लासरूम्स लर्निंग प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका बेस पर्पज है आपको कि
इंक्लूड कराना, बच्चे को आगे की ग्रोथ कराना, फाउंडेशन बन चुकी है, अब उसके आगे की प्रिपेयर कराना है कि आगे की जो नॉलेज आने वाली है उसको प्रॉपरली बिल्डअप कर सके। फिर जो नेक्स्ट 3 है क्लास 6, 7, 8, उसमें आपका इसको बोलते हैं मिडल स्टेज, मिडल स्टेज बोलते हैं इसको। और इस मिडल स्टेज में क्या रहेंगे, आपको एक्सपेरिमेंटल बेसिस लर्निंग दी जाएगी साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में। ठीक है, फिर उसके बाद में जो लास्ट के 4 हैं क्लास 9, 10, 11, 12, उसको उन्होंने सेकेंडरी स्टेज बोला है। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी की जाएगी, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी स्टूडेंट को डिफरेंट सब्जेक्ट की चॉइसेस की। ये उन्होंने 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं उसमें ये चेंजेस किए हैं उन्होंने। जो 10+2 सिस्टम है उसको 5+3+3+4 में चेंज किया है। ठीक है, ये चेंजेस अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, क्रिश्चियन ग्रेगोयर ने बोला हुआ है कि एजुकेशन इज द फाउंडेशन अपॉन व्हिच वी बिल्ड आवर फ्यूचर। तो ये आप सभी को ही पता है करके कि जिस तरीके से हम लोग एजुकेट होते हैं उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। आपने बीटेक किया आप इंजीनियर बनोगे, आपने बीए बीएससी किया तो सोशल सेक्टर में सोशल इश्यूज पे आप जा सकते हो, पीएचडी करके आप प्रोफेसर बन सकते हो। तो आपका जो फ्यूचर होता है उसी पे डिपेंड करता है। इवन दो आपके एजुकेशन सिस्टम में जो मॉरल वैल्यूज आप सीखते हो, जो लर्निंग करते हो, जो फ्रेंड्स बनाते हो, उन सब से भी आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो आपका जो फ्यूचर होता है मोस्टली आपके एजुकेशन सिस्टम पे ही होता है, वहीं पे फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है जिसपे आप अपना फ्यूचर पूरा बनाते हो, आपका होता है, बिल्डअप होता है। इंडिया में क्या क्या प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इससे रिलेटेड वो है आपका आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में आपका राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड कराया गया, इसका है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। 6 to 14 मतलब क्लास 1 to क्लास 8, क्लास 1 to क्लास 8 के लिए सभी के लिए आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये आपके आर्टिकल 21A में दिया हुआ है। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 86 अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में। 86 अमेंडमेंट के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि आर्टिकल 21A के अंदर में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, फंडामेंटल राइट है आपके हर बच्चे का कि उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए जो आपके 6 to 14 एज ग्रुप में है। ठीक है, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये राइट आरटीई जो बोलते हैं ये आपका वही है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसका पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। इसमें प्रोवाइड कराया गया था आपको कि हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया। फ्री का मतलब क्या है कि उससे कोई भी फीस नहीं लेगा, किसी भी टाइप की फीस नहीं ली जाएगी, उसको हर चीज़ का जो खर्चा होगा एजुकेशन पे सारा गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। सिर्फ फीस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ड्रेसेस की बात होती है, बुक्स की बात होती है, ये सब कुछ आपका गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। ड्रेसेस हो गए, बुक्स हो गए, शूज हो गए, ठीक है, इन सब की जिम्मेदारी आपके गवर्नमेंट की है। ठीक है, फ्री का मतलब सब कुछ फ्री है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। कंपलसरी का मतलब है कि कोई भी लड़का अगर बोलता है, कोई भी लड़का चाहता है नहीं चाहता करके, तब भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराए। क्लास 1 to 8 के लिए बीच में ये है, क्लास मतलब एज ग्रुप 6 to 14 के बीच में। ठीक है, तो ये कंपलसरी है उनको प्रोवाइड कराना, उसको एजुकेशन को प्रोवाइड कराना। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा बीच में एडमिशन लेता है, अगर मान लो कोई 8 साल का हो गया या 10 साल का हो गया और उसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो गवर्नमेंट अगर वो चाहता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको प्रोवाइड कराना और उसकी एज के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट क्लास है वो प्रोवाइड कराना। ठीक है, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट, इस एक्ट के सारे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने अभियान चलाया था जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान, जो आज भी चल रहा है। आप प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में जाओगे आप देखोगे वहाँ सर्व शिक्षा अभियान के सारे पोस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, जिनका पर्पस है कि एवरी चाइल्ड शुड गेट द एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा का प्राप्ति हो और सभी आगे बढ़े। ठीक है, इसके अलावा आपके आर्टिकल 45 में चेंजेस किया है और उसमें इंक्लूड किया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पहले क्या होता था, जो आपका आर्टिकल 45 था ना, इसमें आपका लिखा हुआ था कि एज ग्रुप 6 to 14 को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, बट ये डीपीएसपी में आता है, मतलब इन्फोर्सबल नहीं होता, ये इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है,
बट इसको बाद में रिकॉग्नाइज किया गया कि जो 6 to 14 है वो इतना बेसिक है एजुकेशन कि उसको हम आर्टिकल 40 मतलब डीपीएसपी में नहीं डालना चाहते, डालना चाहिए उसको फंडामेंटल राइट में डालना चाहिए। तभी इस 45 वाला जो मटेरियल था उसको आर्टिकल 21A में डाल दिया गया और 45 में इंक्लूड कर दिया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अप टू 6 ईयर्स तक के लिए आपका आर्टिकल 45 से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आती है, बट 6 to 14 के बीच में किस आर्टिकल 21 के अंदर जिम्मेदारी आती है जो आपका फंडामेंटल राइट है। तो 6 to 14 के लिए वो डिनाई नहीं कर सकती कभी भी। इसके अलावा अगर आप एसडीजी गोल की बात करते हैं तो गोल नंबर 4 भी आपका एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ही है, जिसका पर्पज है एजुकेशन फॉर ऑल इंश्योर्स इक्विटेबल इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन along with the promotion of lifelong learning opportunity for all by 2030। 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग सभी के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करें, सभी बच्चे जितने भी हैं आउट जो अभी स्कूल से आउट हैं उनको एजुकेशन मिले। ठीक है, तो ये गोल हमने टारगेट रखा हुआ है, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके अंदर में ये टारगेट रखा हुआ है हमने। ठीक है, ये गोल नंबर 4 है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। हेल्थ के लिए कौन सा गोल है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एसडीजी के लिए हेल्थ के लिए कौन सा आपका एसडीजी नंबर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर कुछ और फैक्ट्स हैं जो इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट इस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इससे ही आपको पता चलता है कि हमारी इंडिया की एजुकेशन की कंडीशन कैसी है। तो सबसे पहला है फंडिंग। गवर्नमेंट कितना फंड करती है एजुकेशन सिस्टम में, कितना पैसा खर्चा करती है। अगर इसकी हम बात करें तो अगर हम देखें 2007 में इंडिया, अगर ब्रिक्स इकोनॉमीज के बीच में अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि इंडिया कितना स्पेंड कर रहा है तो 2007 में देखते हैं तो इंडिया सबसे लोएस्ट पे था, और 2016 में देखते हैं तब भी इंडिया सबसे लोएस्ट में ही है। और सारे कंट्रीज में साउथ अफ्रीका 5.5% कर रहा है, ब्राज़ील 4.4% कर रहा है, रशिया 4%, चाइना 3.2%। चाइना ने देखिए कितने, ये 9 साल की बात करते हैं तो 9 साल में 4.3% उसने अभी इंक्रीज किया, 3.2 से 4.3%। ही नोज कि उसके पास में ह्यूमन कैपिटल है, तो अगर ह्यूमन कैपिटल पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे काफ़ी रिटर्न आएंगे। अगर देखा जाए तो बहुत सारे उसके जो चाइनीज सिटीजन्स है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में रह रहे हैं क्योंकि उनके पास में नॉलेज है और जो सब जगह पे नीडेड होती है। इंडिया को इस पर भी काम करना चाहिए। इंडिया का जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी कम है, अगर देखा जाए तो 2.9 ही है अभी 2016 में। अगर अभी करंट की बात करें तो ये 3.2% से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वही अगर यूएस की बात करते हैं तो यूएस का भी 5% के अप्रॉक्सीमेट, भूटान भी अपना 4.4% के अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्ट कर रहा है एजुकेशन सिस्टम में। हम लोग भूटान से भी पीछे हैं, नेपाल से भी पीछे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ही कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस पर डिफरेंट कमेटी जो सुब्रमण्यम कमेटी की बात करें या आपके रंगराजन जी की कमेटी की बात करें, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, हर जगह पे उन्होंने बोला है कि इस फंडिंग को हमको इंक्रीज करके, इस 2.9 को इंक्रीज करके 6% तक पहुंचाना है। और ये 6% तक कब पहुंचेगा, उसके क्या मेजर्स होंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ भी हमें बताया नहीं है। बट जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लगभग 40 साल से जो भी कमिटीज बनी है लगभग सभी ने बोला है कि हमें स्पेंडिंग को इंक्रीज करके 6% तक लेके पहुंचाना है। ठीक है, अपनी इंस्टीट्यूशंस की कैसी हालत है, अगर 2011-12 की बात करते हैं तो हमारे पास में जो प्राइमरी एजुकेशन है वो 4,74,000 इंस्टीट्यूशन थे, आज वो इंक्रीज करके 8,40,000 हो गए। सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो 0.84 लाख स्कूल से आज वो 1.24 लाख इंक्रीज हो गए हैं। वही कॉलेज की बात करते हैं तो 3,34,000 कॉलेज थे, अब वो इंक्रीज होकर 39,000 हो गए। और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जहाँ वो 600 यूनिवर्सिटीज़ थी, 650 के करीब, वो लगभग 1000 के करीब पहुँच गई। अभी रिसेंट में देखें तो लगभग 1000 यूनिवर्सिटीज़ से ऊपर पहुँच चुकी हैं यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ पे। ठीक है, बट वही फंड की बात करें तो हमारा फंड कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, बहुत ही लिमिटेड है। हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ प्राइमरी और इसकी बेचे उनके ग्रोथ रेट 50% से ऊपर ज़्यादा है, बट वहीं पे अगर एजुकेशन में फ़ंड की बात करें तो एजुकेशन में फ़ंड काफ़ी कम है। तो जहाँ हमारा इंडिया में नए से नए इंस्टीट्यूशंस खुलते जा रहे हैं, बट वहीं पे आपका फंड जो है बहुत कम होता जा रहा है। तो फंड नहीं होने के बाद में, नहीं होने की वजह से वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रॉपर लैब्स वगैरह नहीं होगी, तो हमारे जो बच्चे होंगे वो प्रॉपरली सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, और अगर हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, और हमारा जो आपका जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है। अगर 2011-12 में देखें तो टोटल लगभग 2,91,00,000 जो थे स्टूडेंट थे वो 3,45 से हुए हैं, और 2018-19 में 3,73 हुए हैं, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, अभी कोरोना के टाइम पे भी ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से भी हमारा जो
थोड़ा सा बैक ट्रैक पे रहा है, बट फिर भी आपके हायर एजुकेशन में आपका अच्छा रहा है। और हमारा जो ग्लोबल जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो 26% तक पहुंच गया। ठीक है, या हायर एजुकेशन की मैं बात करूँ, हायर एजुकेशन में GER जो आपका है वो 26% तक पहुंच गया है। बट अगर वही उल्टा देखा जाए, जहाँ पे मेल फीमेल्स की बात करते हैं, तो ऑलरेडी जेंडर पैरिटी आपकी इंक्रीज हुई है। ओवर द पीरियड में देखा जाए तो आपकी जेंडर पैरिटी इंक्रीज हुई है हायर एजुकेशन में, जहाँ 1,61,00,000 थे 1,30,00,000 था, या 1,85,00,000 या 1,60,00,000 के करीब है, या 1,92,00,000 है या 1,80,00,000। तो डेफिनेटली ये डिक्रीज हुआ है, जेंडर पैरिटी डिक्रीज हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट फिर भी हमारा उसका देखा जाए अभी भी वहाँ पे जेंडर पैरिटी, जेंडर में इनक्वलिटी है, आपके मेल्स ज़्यादा हैं फीमेल्स कम है। पर इसका एक निगेटिव रिपरकशन हमें देखने को मिलता है, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में देखा जाए, जहाँ मेन और वुमेन लगभग 63 और 24% है 2011-12 में, वही 2017-18 में देखा जाए तो मेन 58% है और वुमेन 16%। तो ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, फीमेल का लेबर पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। ये एक कंसर्न की बात है, जहाँ वो एजुकेशन अच्छी मिल रही है वुमेन्स को, वही उनको जॉब्स अच्छे नहीं मिल रहे। ठीक है, अगर पॉपुलेशन पे हम लोग डिफरेंट कम्युनिटी का देखते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटी का पॉपुलेशन कितना है और उनका हायर एजुकेशन में कितना परसेंटेज है, या उनका कंट्रीब्यूशन, कितने स्टूडेंट उनके कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो SC कम्युनिटी हमारे पास 16% के अप्रॉक्सीमेट उनकी पॉपुलेशन इंडिया में, और उनका 12% 2011-12 में था, वो 12-13 में था, वो इंक्रीज होकर 14%। डेफिनेटली अच्छा है कि हमारा इनका जो पॉपुलेशन में इनका जो इंक्रीमेंट हो रहा है, अच्छी बात है। ST कम्युनिटी की भी बात करें, अभी भी 8.6% पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 5.5% ही आपके जाते हैं, इनरोलमेंट होते हैं। ये इंक्रीज हो रहा है, ये अच्छी बात है कि हर जगह पे ये इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसलिए OBC की बात करते हैं, इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है, आपके माइनॉरिटीज़ की बात करें, इनमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है, बट अभी भी उतना नहीं है जितना पॉपुलेशन के बेसिस पे उनका होना चाहिए, काफ़ी कम है। तो इन कम्युनिटी को हम बैकवर्ड बोल सकते हैं, जो पीछे हैं अभी भी एजुकेशन लेवल पे, आपके और कैटेगरी से आपके एजुकेशन लेवल पे काफ़ी पीछे हैं एज कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन है उतना तो उनका इनरोलमेंट आना ही चाहिए। ठीक है, अगर ग्रास इनरोलमेंट की बात करते हैं तो हमारा जो ऑलरेडी मैंने बताया कि आपका हायर एजुकेशन में लगभग 26 से भी ऊपर पहुंच गया है, अभी 26-27 के ऊपर भी पहुंच गया है ये आपका इनरोलमेंट। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और इवन जेंडर पैरिटी भी आ रही है। अगर आप देखेंगे तो फीमेल्स का इवन अब इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है आपका GER ग्रास इनरोलमेंट रेशियो एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारा वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में। अब बात करते हैं इश्यूज़ क्या है। अगर प्राइमरी एजुकेशन में इश्यूज़ की बात करते हैं तो सबसे मेजर इश्यूज़ आता है वो रोट लर्निंग। आप सब ने ये सब चीज़ें झेली हुई हैं अपने एजुकेशन लेवल पे, स्पेशली अगर क्लास 1 से लेके 10 की बात करें या 12 तक की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपके रोट लर्निंग पे की जाती है। जो आपके टीचर्स होते हैं या फिर आपके घर पे जो होते हैं, वो हमेशा ही बोलते रहते हैं रट्टा मार लो, याद कर लो, बट ये कभी नहीं बोलता कि समझ लो इसको डिटेल में। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो रोट लर्निंग पे आपके हमेशा फोकस किया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे कम फोकस किया जाता है। अभी तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है, बट पहले देखा जाए तो पहले के बेसिस पे ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। बट फिर भी अभी बहुत जगह बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस पर मेजर्स लेके आने की ज़रूरत है। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमारे इस प्राइमरी एजुकेशन की बात करें या ऊपर की बात करें, हर जगह पे मिसिंग रही है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आपकी मिसिंग रही है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही बोलती है कि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करेंगे बाय डिफरेंट मेजर्स। हम एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा प्रमोट करेंगे और उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्टिविटी बेस्ड फोकस पे करती है। इवन गांधी जी ने भी बोला था एक्टिविटी बेस्ड पे लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर के जो उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे इंस्टीट्यूशंस, उसमें भी उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ही किया था। ठीक है, तो हमारे प्राइमरी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है एक्टिविटी बेस्ड रोड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना रेदर देन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इशूज़ है वो है टीचर इन एडुकेसी। अगर टीचर की एडुकेसी की बात करें तो लगभग हमने अचीव किया है, 90% से ज़्यादा स्कूल्स है जहाँ पे जो आपका राइट टू एजुकेशन में मेंटेन करने के लिए बोला है कि 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, 60 स्टूडेंट पे 2 टीचर होने चाहिए, वो मेंटेन लगभग बहुत जगह पे किया है। बट फिर भी अगर देखा जाए कुछ कुछ स्कूल में ज़्यादा टीचर हैं, जितने स्टूडेंट है उससे ज़्यादा टीचर है, और कुछ कुछ में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है बट टीचर आपके बहुत कम है एज रेशियो पे। तो ये एक हेट्रोजिनस स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें टीचर का जो रिसोर्सेज हैं
उनको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, तभी हम सभी जगह पे एक कॉमन मेंटेन कर पाएंगे रेशियो की टीचर और पीपल रेशियो जो है, टीचर और स्टूडेंट रेशियो है वो मेंटेन हो सके। दूसरा जो बहुत मेजर इशू था पहले पहले काफ़ी ज़्यादा था, अब तो काफ़ी कम हो गया है, टीचर एब्सेंटिज्म। अभी भी आकर देखोगे बहुत सारे जो प्राइमरी टीचर के स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे वो जाते ही नहीं है, पढ़ाने नहीं जाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ वहीं पे आपके घर पे जाते हैं, अटेंडेंस लगा देते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर इशू है एब्सेंटिज्म का। और एक और इशू है दैट इज अ क्वालिफिकेशन। टीचर की क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो टीचर हमारे यहाँ पे उतने क्वालिफाइड नहीं है, उतने अच्छे नहीं हैं। हमारे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो भी पहले काफ़ी अच्छा नहीं होता था, काफ़ी वीक होता था, अभी वो बहुत ही लिमिटेड ही है, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। आप प्राइमरी स्कूल्स में जाएंगे, वहाँ पे अगर देखेंगे तो वाटर की प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स नहीं प्रॉपरली बने हुए हैं, ठीक है, छत कहीं पे उसको पानी गिर रहा है छत से, ठीक है। तो वहाँ पे रहने वहने के लिए, वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए ना ही उनके टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वहाँ पे हम लोग प्राइवेट स्कूल्स में देखते हैं, वैसे आपका गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और अगर आपको देखा जाए तो अभी जो रेसर की रिपोर्ट आई थी 2021 वाली, उसमें उन्होंने बताया था कि 65% से इंक्रीज होके आपका इनरोलमेंट 70% हो गया है प्राइमरी एजुकेशन में। तो प्राइमरी एजुकेशन में जहाँ प्राइमरी में गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल्स में लगभग 70% जो पॉपुलेशन है प्राइमरी लेवल पे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ती है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में ही सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशूज़ है। अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में उतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है प्रॉपर तरीके से कि वहाँ पे माहौल बन सके उनके एजुकेशन को लेकर, ठीक है। इसके अलावा आपके जो टीचर्स होते हैं उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से ओवरबर्डन होते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे उनको ड्यूटी लगा दी, अभी वैक्सीनेशन के टाइम पे ड्यूटी लगा दी, इलेक्शन के टाइम पे ड्यूटी लगा दी। इसकी वजह से आपके टीचर्स ओवरबर्डन होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके बच्चों के कंटिन्यूस और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी भी देखा जाए बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल्स के बाहर है, लगभग अगर एनएसएसओ की रिपोर्ट देखे 3.2 करोड़, अभी अगर एसर की रिपोर्ट देखे तो वो 4 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट आपके स्टूडेंट ऐसे हैं, चिल्ड्रन ऐसे हैं जो आपके किसी भी स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे हैं बाहर। तो डेफिनेटली इट्स अ मेजर कंसर्न कि हम लोग इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद में भी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल्स नहीं जाते हैं, ठीक है। स्कूल्स में आज भी अगर बात करते हैं तो इक्विटी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन, तो ये आपका मेजर कंसर्न है, हमेशा से रहा है। गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सारे फोकस भी किए हैं बट अभी भी है। इसके क्या रीजन है उसको डिस्कस करेंगे, बट तब तक के लिए आपका नेक्स्ट जो रीजन है कि अभी भी इक्विटी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन नहीं है। इक्विटी की अभी हमने बात की कि डिफरेंट कम्युनिटी के जो पर्सन है उनकी पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में वहाँ पे इनरोलमेंट उनका उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्वालिटी की बात करें, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पढ़ा होता है बच्चा वो कम्पीट नहीं कर पाता है प्राइवेट सेक्टर में पढ़े हुए बच्चे के साथ में, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में एजुकेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं है। टीचर अच्छे होते हैं बट फिर भी उनके पढ़ाने के टाइम, पढ़ाने का जो क्वालिटी होती है, मेथड होते हैं, या वो उनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो इतने लिमिटेड होते हैं कि उतने अच्छे से एजुकेशन को इम्पार्ट नहीं कर पाते। कुछ टीचर अच्छे नहीं होते हैं, जो टीचर अच्छे होते हैं उनके पास में रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं होते हैं कि अच्छे से यूटिलाइज करके बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट कर सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ पे अभी भी इथिकल और मॉरल वैल्यूज़ की एजुकेशन मिसिंग है। एजुकेशन में इनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली हमारी मॉरल वैल्यूज़ डिक्लाइन हो रही हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा आपको प्राइवेट सेक्टर वर्सेस गवर्नमेंट सेक्टर, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि प्राइवेट सेक्टर में हर जगह में एक्सीलेंस वो लेके आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर वाले पीछे रह जाते हैं और अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स वगैरह के मामले में आपका प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। एक और इशू आता है प्राइमरी लेवल पे कि एक एजुकेशन को किस लैंग्वेज में दिया जाए। लैंग्वेज इशू बहुत पुराना है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 लैंग्वेज फार्मूला निकाल के लेके आई है। इसमें वो बोलती है 3 लैंग्वेज फार्मूला, इसमें बोलती है कि आप 3 लैंग्वेज अडॉप्ट करो। आपका स्टार्टिंग में एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक कोई भी रीजनल लैंग्वेज। बहुत सारे स्टेट इसको फॉलो करते हैं बट तमिलनाडु 2 लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई करता है, दैट इज 1 इंग्लिश एंड सेकेंड इज रीजनल लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, ठीक है। वो बोलते हैं कि हम कभी भी हिंदी को इन्फोर्स करके नहीं सीखेंगे, हम लोग अपने आप से जो सीखना चाहेगा उसको सीखेंगे। तो ये लैंग्वेज का इशू हमेशा से रहा है कि इस तरीके से लिया जाए, बट ये एक
साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में जो उसकी मदर टंग है उसमें अगर प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो बहुत ईजिली ग्रेस्प करता है और अच्छा ग्रेस्प करता है और आगे फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, जो मैंने वैल्यू सिस्टम के लिए बात की तो उन्होंने एक जो हमारे हैं विलियम रैप हेंगे, इन्होंने एक बहुत अच्छा कोट बोला था, द एम ऑफ एजुकेशन इज द नॉलेज नॉट ऑफ फैक्ट्स बट ऑफ वैल्यूज। एजुकेशन का हमारा एम नॉलेज गेन करने का है, बट सिर्फ फैक्ट का नहीं, रट्टा मारने का नहीं, कौन सी लड़ाई कब हुई थी, जबकि उस लड़ाई में क्या वैल्यू सिस्टम हमारा इम्पार्ट हुआ था, उसके सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुए थे, सोसाइटी ने किस तरीके से बिहेव किया था, वो सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ रट्टा मारने का आपका एजुकेशन सिस्टम नहीं है, फैक्ट को याद करना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब है उसमें जो वैल्यू सिस्टम है उसको, नॉलेज को इम्पार्ट करना, नॉलेज को डेवलप करना। इसी पे आपके अरिस्टोटल ने भी बोला था कि एजुकेशन, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो बहुत से लोग हैं कि बहुत ही एजुकेटेड माइंड थे बट उनके जो वैल्यू सिस्टम था बहुत ही वीक था। हार्ट का, एजुकेटिंग द हार्ट का मतलब यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि आपका वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जो भी माइंड से यूज़ करो वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो, आपके बेनिफिट के लिए हो, सभी के बेनिफिट के लिए हो, तभी वो बेनिफिट होएगा, तभी आपको एजुकेशन हुआ है, अदरवाइज एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी मैंने बोला था कि ड्रॉप आउट क्यों करते हैं, क्यों बहुत सारे लगभग 4 करोड़ स्टूडेंट आपके बच्चे जो है, चिल्ड्रन है, आउट ऑफ स्कूल है, क्या रीज़न है उनका। उसका पहला रीज़न होता है माइग्रेशन ऑफ फैमिली। आपको पता है कि आपका माइग्रेशन रेट काफ़ी हाई है इंडिया में, चाहे वो ट्रांसफ़र की वजह से हो या माइग्रेंट वर्कर की वजह से हो, जिसकी वजह से आपका जो होता है, चाहे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चे की पढ़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है। अगर पढ़ाई इंपैक्ट होती है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद में उनका स्कूल में पढ़ाई में मन कम लगता है या पढ़ नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, या फिर उनकी फैमिली इनकम कम हो जाती है तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा रीज़न है आपकी गर्ल्स एजुकेशन का। गर्ल्स का अगर इनरोलमेंट कम है आपका एजुकेशन में तो उसके पीछे रीज़न यही है, चाइल्ड मैरिज। वन ऑफ द रीज़न यही है कि चाइल्ड मैरिज होती है, जिसकी वजह से वो एजुकेशन को वहीं पे छोड़ देते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं, वापस स्कूल्स वगैरह नहीं जाते हैं। ये अगर आप दादी वगैरह से पूछोगे तो वो आपको डिटेल में बताएंगे कि क्यों उनकी एजुकेशन ख़त्म कर दी गई थी, बिकॉज ऑफ चाइल्ड मैरिज। क्योंकि पहले बहुत सारी चाइल्ड मैरिज, लगभग मैक्सिमम आपकी चाइल्ड मैरिज ही होती थी। ठीक है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसका पीछे रीज़न ये, जैसे स्कूल्स में गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स नहीं होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स अभी भी प्राइमरी लेवल पे जहाँ पे गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से गर्ल्स डिस्करेज होती हैं और वो अपना स्कूल छोड़ देती है कि वहाँ पे टॉयलेट करने तक के लिए भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया, पानी पीने का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, कोई भी चीज़ का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से डिस्करेजमेंट होती है बच्चों को और वो स्कूल्स को छोड़ देते हैं। पॉवर्टी ऑलरेडी एक रीज़न है, हम लोग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बताया हुआ है, बट पॉवर्टी से क्या होता है, राइट टू एजुकेशन तो है, बट अगर आप विलेज एरिया में देखेंगे पॉवर्टी की वजह से क्या होता है, बच्चे को अर्ली एज पे ही काम पे लगा देते हैं कि थोड़ी सी इनकम मिलनी चालू हो जाएगी, तो एजुकेशन स्कूल से निकाल के उसको फार्मिंग वगैरह में लेबर की तरह काम कराना चालू कर देते हैं उसके फैमिली मेम्बर्स। तो एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आपके जो पॉवर्टी है, वो के बच्चे जो होते हैं वो आउट ऑफ स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से बाहर निकल जाते हैं और उनको लाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत से मैंने टीचर्स को देखा है, बहुत मेहनत करते हैं बट वो बच्चे वापस नहीं आते हैं, क्योंकि उनके फैमिली वाले ये बोलते हैं कि कुछ तो इसको कमा लेने दो, हम लोग खाएंगे क्या। ठीक है, इसके अलावा सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, कुछ गर्ल्स चाइल्ड होती हैं, उनका जो स्कूल्स वगैरह होता है उनके घर से काफ़ी दूर है, तो उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं उनको वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि उनके सेफ्टी क्या इश्यूज़ रहता है। ठीक है, चाइल्ड लेबर जो ऑलरेडी हमने पॉवर्टी से इंक्लूड करके बोला है कि बच्चे को चाइल्ड लेबर कराया जाता है, चाहे वो फैमिली वाले हों या कोई और भी हो, चाइल्ड लेबर करा के उसको एजुकेशन में नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा ढाबा वगैरह पर छोटू वगैरह रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है, सभी उसको छोटू बोलते रहते हैं, बट वो चाइल्ड लेबर का शिकार होता है। कोई भी उसके एजुकेशन पे फोकस नहीं करता है कि उसको एजुकेट कराना है। यहाँ पे मैं बोलूँगा हमारे यूपी गवर्नमेंट में एक बार गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई थी कि जितने भी बच्चे अगर ढाबे वगैरह पे काम कर रहे हैं, और सारे पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चे को लेके उसको रिहेबिलेशन कराया जाए। ठीक है, रिहेबिलेशन में उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिटी पे भी आपका बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एजुकेशन क्वालिटी प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो छोड़ देते हैं। कितने इसके बेनिफिट क्या है इसमें, तो जैसे बहुत सारे जो पॉवर्टी वाले होते हैं चाइल्ड लेबर के इसीलिए प्रमोट करते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा कौन सा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के कलेक्टर बन जाएगा, तो क्यों उसको पढ़ाएं वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स की कैपेसिटी होती नहीं है, तो एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से वो अपने बच्चे को बाहर निकाल देते हैं और फिर चाइल्ड लेबर कराते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर अच्छा स्कूल में टीचर पढ़ाए ना तो सारे जो आपके वो होते हैं ये आपके पेरेंट्स होते हैं हमेशा चाहते हैं अच्छी एजुकेशन मिले, बट जब अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है तब वो डिस्करेजमेंट होते हैं और अपने बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं।
टीचर की क्वालिटी और एटीट्यूड पे भी बहुत फर्क पड़ता है। इसमें मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ का एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक टीचर थे, वो हायर कास्ट से बिलोंग करते थे, और जो स्टूडेंट थे आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर अब मैं इनको पढ़ना सिखा दूंगा तो कल को ये मेरे अगेंस्ट में ही खड़े हो जाएंगे, मेरे अगेंस्ट में ही कंप्लेन करेंगे, मुझे ही पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वो बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। 5-5 6-6 साल के बच्चे, उनको कुछ नहीं पता कास्ट सिस्टम के बारे में, पर उनका एटीट्यूड ऐसा था कि कास्ट के लेकर हम लोग इतने रिजिड हो रखे थे, वो टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। तो ऐसे एटीट्यूड की वजह से भी बहुत से बच्चे होते हैं जो स्कूल को ड्रॉप आउट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत से बच्चे जो होते हैं उनको हमेशा होते हैं, जब आपने इनकी कहानी सुनी होगी कि एक जो एससी कम्युनिटी के पर्सन थे, उनको बाहर स्कूल क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ता था पढ़ने के लिए। उनको पूरे झाड़ू लगाया था एक बार उन्होंने पूरे क्लासरूम में, जो उनके फादर ने देख लिया था, तब उन्होंने उसको खत्म किया था। किसकी कहानी थी ये मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग खुद से सर्च करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कहानी किस पर्सन की है। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है उनका, उनका आज भी नाम लिया जाता है काफ़ी अच्छे से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। बहुत से बच्चे जो होते हैं इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको स्टडी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उनकी क्रिएटिविटी डिफरेंट टाइप की होती है, तो इसकी वजह से भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ड्रॉप आउट करते हैं। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स है, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स है वो आपकी अफोर्डेबिलिटी की है। आज भी वहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जो आपके अफोर्ड नहीं कर पाते हायर एजुकेशन में। आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स काफ़ी लिमिटेड है हायर एजुकेशन में, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी महंगा है। तो गवर्नमेंट्स की जो सीट्स हैं वो उसमें काफ़ी हाई कंपटीशन होता है, चाहे आपका आईआईटी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, काफ़ी हाई कंपटीशन होता है। इसके अलावा जो बच्चे कम्पीट नहीं कर पाते हैं उनके पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा नहीं होता है सभी के पास में कि प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा सके, तो अफोर्डेबिलिटी का काफ़ी इशू रहता है। दूसरा, आपका क्वालिटी उतनी अच्छी हायर एजुकेशन में नहीं मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली बोलें तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, और एम्प्लॉयबिलिटी भी उतनी बढ़िया नहीं है। अगर इंजीनियर्स की एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं तो एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ लगभग 25% ऐसे इंजीनियर होते हैं जो एम्प्लॉयबल होते हैं डिफरेंट कंट्री, उसमें जो काम कर सकते हैं, बट उसके अलावा आपके और नहीं होते हैं। तो 25% इज़ वेरी लो। लगभग 100 अगर इंजीनियर बन रहे तो 25 ही उसमें जॉब करने लायक होते हैं और नहीं होते, तो डेफिनेटली क्वाइट लो है ये। इसके बाद में अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी भी बहुत लिमिटेड होती है। कोई भी इंजीनियर वाला आपका एथिकल इश्यूज़ के बारे में नहीं पढ़ता है, जबकि होना चाहिए, उनके मल्टी डायमेंशनली एजुकेशन होनी चाहिए। सोशल वैल्यूज़ आपकी इंपार्ट नहीं की जाती हैं हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में स्पेसिफिक हो जाता है तो सोशल वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट मेरे हिसाब से उनको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड की है गवर्नमेंट ने, अगर उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करती है तो बहुत ही अच्छा हमारा एजुकेशन सिस्टम हो सकता है। ब्रेन ट्रेन का इशू ऑलरेडी है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं बच्चे जो काफ़ी अच्छा करते हैं, तो वो यहाँ से छोड़ के आपके यूएस, यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। जो हमारे इंडिया में जो नीडेड है रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, जो हमारे ब्रेन होने चाहिए, वो वहाँ पे जाके काम करते हैं। तो डेफिनेटली ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए बहुत से एजुकेशन में वोटिंग होती है, पॉलिटिक्स होती है, जिसकी वजह से भी वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती है। रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करें तो गवर्नमेंट का बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट आता है, 0.6% या 7% ये इन्वेस्टमेंट आता है रिसर्च के लिए, जबकि वही बहुत कंट्रीज लगभग 4% 3% एजुकेशन आपके रिसर्च पे इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, तो रिसर्च एंड इनोवेशन पे आपका हमारा काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट होता है, और हायर एजुकेशन में रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे प्रॉपरली कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्रॉपरली लैब्स नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर एरिया नहीं है जितने एरिया में होना चाहिए, उसको करप्ट तरीके से बनाया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे एजुकेशन तो होती है बट उतनी अच्छी लेवल की नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अगर वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो हमारे वोकेशनल एजुकेशन लगभग मिसिंग है। सिर्फ 5% टोटल के 5% एजुकेशन स्टूडेंट हमारे वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं, जबकि वही यूएस वगैरह में लगभग 60% है और चाइना में लगभग 40% है। डेफिनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग में, और बहुत ज़्यादा नीडेड है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में वोकेशनल एजुकेशन का, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक इनहेंस नहीं होगा, तब तक आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा प्रॉपर तरीके से और बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन आपके हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, और इसके बहुत ज़्यादा रिपरकशन देखने को मिलते हैं कि एडल्ट एजुकेशन आपको प्रॉपरली इंक्लूड नहीं की जाती है अपने सिलेबस में, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे गलत तरीके से इसको रिपरकशन आपके गलत देखने पड़ते हैं, कोप अप नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, और साथ में आपका अगर देखा जाए हायर एजुकेशन में रीजनल डिस्पैरिटी भी देखने को मिलती है। यूपी बिहार में बहुत सारे आपके बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में इनरोल हो सकते हैं, बट वहाँ पे नंबर ऑफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो बहुत लिमिटेड है, और इसकी वजह से वो पॉवर्टी का भी फैक्टर आता है, जिसकी वजह से वो इनरोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको
ख़त्म करता हूँ। इसके जो इश्यूज हमने डिस्कस किए, इसके क्या सोल्यूशन है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार खुद से रिसर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ वन वे, इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने, और इसको और कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। जैसे जो भी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखी, इसको हैंडल करने का एक मेजर तरीका है कि फंडिंग इंक्रीज की जाए, एजुकेशन में जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। अभी तो गवर्नमेंट कर रही है काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बट पहले काफ़ी वीक था, अभी तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। और अगर देखा जाए हायर एजुकेशन में हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आती है, तो डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ आनी चाहिए, अभी तो आगे आनी चाहिए। 400 300 के अंडर में आते हैं हमारी कोई यूनिवर्सिटी आती है, बहुत सारी रिसर्च में तो वो भी नहीं आते, हमारी जो रैंकिंग आती है उसमें नहीं आते। तो डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं वीक रहते हैं। एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंस जो होता है इस कोर्स इस दोहे से हमें मिलता है कि स्वग्रह पूज्यते मूर्खे, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका मतलब है जो मूर्ख होता है वो सिर्फ अपने घर में पूजा जाता है, जो मूर्ख होता है वो सिर्फ अपने घर में पूजा जाता है। और जो आपका प्रभु का यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो आपका मुखिया होता है वो गांव में पूजा जाता है। जो आपका मूर्ख होता है वो घर में पूजा जाता है, और जो मुखिया होता है वो अपने ही गांव में पूजा जाता है। मूर्ख सिर्फ अपने घर में पूजा जाता है, और जो मुखिया होता है वो अपने गांव में पूजा जाता है, और जो राजा होता है वो अपने देश में पूजा जाता है। बट जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, वो हर जगह पूजा जाता है, चाहे जहाँ भी जाता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपकी वैल्यू हमेशा रहेगी, हर जगह पे रहेगी, और वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो ये नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको डिटेल में और देखें, और जो जो मैंने चीज़ें बोली हैं आपको देखने के लिए एक बार देखिए, और उसमें फिर आपको अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आती है तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इसके अलावा कौन से टॉपिक पे आपको डिटेल में आपको चाहिए, जिसमें आपको डिस्कशन चाहिए हो, डिबेट चाहिए हो, तो उसको मैं डिटेल में आपको बता के समझा के बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।